हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक दल के बारे में। अगर हम राजनीतिक दल के अर्थ की बात करते हैं तो राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह को हम कहेंगे जो चुनाव लड़ते हैं और देश की प्रभुसत्ता पर देश की सत्ता को हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। इनका एक संगठन होता है और एक जैसी विचारधारा होती है जिसके कारण वो एक साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कि अगर हम राजनीतिक दलों की परिभाषाओं के बारे में हम बात करते हैं तो मैकाइवर, लीकॉक और गिलक्राइस्ट की परिभाषा हमारे सामने है। मैकाइवर की परिभाषा भी यही कहती है कि राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी सिद्धांत अथवा नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ है और वो एक देश की, अगर हम बात करते हैं कि वो चुनाव लड़ते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं और सरकार का एक आधार बनना चाहते हैं, तो सभी राजनीतिक परिभाषाओं में हमें यह बातें दिखाई पड़ती हैं। राजनीतिक दलों के अगर हम आवश्यक तत्वों की बात करते हैं तो आपके सामने है कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जिसमें सभी लोग संगठित होते हैं, एक समान विचारधारा है, उनका एक सामान्य सिद्धांत है और वो उस सिद्धांत के लिए संगठित होकर के काम करते हैं और उनकी एक विचारधारा है और इसके लिए जो है वो देश पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं ताकि वो अपने विचारों को, अपने विचारधारा को देश के अंदर लागू कर सकें और अपने उन विचारों से देश को लाभान्वित कर सकें। किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य देश हित से अलग नहीं है। हो सकता है कि सभी राजनीतिक दलों की विचारधाराएं अपनी अलग अलग हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनके सिद्धांत अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर एक कॉमन सिद्धांत की हम बात करेंगे तो सभी राजनीतिक दलों के जो सिद्धांत होते हैं वो एक समान होते हैं। एक समान का अर्थ यहाँ पे ये है कि उनकी विचारधाराएं, सिद्धांत अलग हो सकते हैं लेकिन उनका विचार हमेशा राष्ट्रहित में होगा, राष्ट्रहित से अलग उनका सिद्धांत नहीं होता है। दुनिया में अगर हम राजनीतिक दल के बारे में जब जानकारी जुटाते हैं कि दुनिया में कितने प्रकार की राजनीतिक दलीय प्रणाली है तो दुनिया में 3 तरीके की हम दलीय प्रणाली की बात करते हैं। एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली की जब हम बात करेंगे तो ज़्यादातर यह उन देशों में होता है जहां पर देश की सत्ता पर कोई एक दल ही विद्यमान होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ भी चुनाव होते हैं लेकिन विचारधारा उस देश की एक ही होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं साम्यवादी देशों में, वहाँ पर विचारधारा, सिद्धांत, वहाँ की राजनीतिक दल एक है साम्यवादी दल। साम्यवादी दल चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत सारे सदस्यों को उतारता है, जनता को जो पसंद होता है उनमें से चुन लेते हैं। दुनिया के 49 देशों में एक दलीय प्रणाली विद्यमान है और अगर इसके उदाहरण की हम बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी बात करी है साम्यवादी देशों की, तो रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर द्विदलीय प्रणाली की, तो द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत जब हम बात कर रहे हैं तो द्विदलीय प्रणाली में 2 दल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से एक सरकार बनाता है और दूसरा उसके विरोध में यानी कि अपोजिशन पार्टी की भूमिका को निभाता है। देश में जितना महत्व रूलिंग पार्टी का है उतना ही महत्व विरोधी दल का भी है, क्योंकि अगर विरोधी दल नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी कब तानाशाह सरकार बन जाए इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो विरोधी दल रूलिंग पार्टी की कमियों को, उनके द्वारा किए गए गलत कामों को जनता तक पहुंचाता है, जिससे रूलिंग पार्टी
तानाशाही ना बन सके। तो अगर हम दो दल की बात करते हैं, दो दलीय प्रणाली की, तो इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। ऐसे ही अगर हम बहुदलीय प्रणाली की बात करेंगे तो भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, कई देशों में बहुदलीय प्रणाली भी पाई जाती है। इसमें बहुत संभावना इस बात की भी बन जाती है कि वहां पर किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत ना मिले। जैसे कि हमने बात कर रहे थे द्विदलीय प्रणाली, वहां पर किसी न किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, लेकिन बहुदलीय प्रणाली में स्पष्ट बहुमत मिले इसकी गारंटी नहीं है। तो ऐसे में दो या दो से अधिक दल मिलकर के भी सरकार बना सकते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट अर्थात गठबंधन की सरकार की जो संभावना है वो बहुदलीय प्रणाली में बढ़ जाती है। राजनीतिक दलों के गुणों की हम बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दलों के गुणों के बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि राजनीतिक दल बिना लोकतंत्र के संभव नहीं है, लोकतंत्र बिना राजनीतिक दलों के संभव नहीं है। अगर देश के अंदर लोकतंत्र है तो वहां राजनीतिक दलों का होना कंपलसरी है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता की इच्छा सर्वोपरि है और देश की जनता की इच्छा सर्वोपरि बिना चुनावों के संभव नहीं है, और देश के अंदर चुनाव बिना राजनीतिक दलों के संभव नहीं है। अर्थात लोकतंत्र के लिए सबसे मुख्य जरूरी चीज राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल शासन की निरंकुशता पर भी नियंत्रण रखते हैं। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि अगर रूलिंग पार्टी सत्ता के अंदर है, अगर अपोजिशन पार्टी नहीं है, तो रूलिंग पार्टी सारे अधिकार, सारी पावर को सेंट्रलाइज कर लेगी, और पावर को सेंट्रलाइज करते ही वह तानाशाही बन जाएगी। वह अपने कार्यों के लिए, किसी भी कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अगर हमारे राजनीतिक दल जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे तो फिर वो तानाशाह बन जाएंगे। तो ऐसे में अपोजिशन पार्टी की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो अपोजिशन पार्टी यानी कि अन्य राजनीतिक दल होते हैं, वो शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखते हैं। राजनीतिक दल शासन के विभिन्न विभागों में भी सामंजस्य स्थापित करते हैं। सरकार का अर्थ होता है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दल कानूनों का निर्माण करते हैं। जनता की इच्छा क्या है, उनकी जरूरतें क्या हैं, इनको ध्यान में रख कर के राजनीतिक दल, विशेषकर जो रूलिंग पार्टी है, वो जिन वादों को निभा करके वो सत्ता में आई है, उन वादों को निभाने के लिए वो कानूनों का निर्माण करती है। जनता की इच्छाओं और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण करती है, और पार्लियामेंट के अंदर कानूनों पर सत्ता दल और विरोधी दल दोनों के द्वारा पर्याप्त विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, और उसके उपरांत जो भी उनके अंदर अच्छी बातें होती है उनको शामिल किया जाता है। जो वाद विवाद के जरिए जिन बातों को नकार दिया जाता है उन्हें कानूनों में से हटा दिया जाता है, और हम एक श्रेष्ठ कानून बनते हुए देखते हैं। इससे क्या होता है कि लोकमत का निर्माण होता है। जो हमारी पब्लिक होती है उसके ओपिनियन को एक शेप मिलती है, यानी कि लोकतंत्र में जनता जिस राजनीतिक दल को चुनती है उसके द्वारा चुनावी मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई होती हैं वो कहीं ना कहीं जनता के ओपिनियन से मेल खाती है, और जनता उनके चुनावी मैनिफेस्टो से, चुनावी घोषणा पत्र पर विश्वास करके उन्हें वोट भी देती है। तो कहीं ना कहीं इससे पब्लिक निर्माण का, पब्लिक के ओपिनियन को एक शेप मिलती है। राजनीतिक दल चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है कि राजनीतिक दलों का एक मुख्य काम है चुनावों को लड़ना, और चुनावों को लड़ने के बाद वो सरकार का
गठन भी करते हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जो चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता है, और जो चुनाव नहीं जीत पाता है वह अपोजिशन में पार्टी बन करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और इनका मुख्य उद्देश्य हर राजनीतिक दल का शासन के ऊपर प्रभुत्व की इच्छा होना है, ताकि वह सरकार बना सके और जनता के कामों को पूरा कर सके, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। अगर किसी भी दल के गुणों की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें राजनीतिक दलों के दोषों के बारे में भी जानना आवश्यक है। पहली बात अगर हम इसके दोषों की करते हैं तो राजनीतिक दलों का नैतिक जो दोष है वो ये है कि राजनीतिक दलों का जब हम या हमारे लोग जब गठन करते हैं तो वो जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर करते हैं, जिससे वो अपनी भाषा, जाति, धर्म, जाति के लोगों की बात करते हैं। जबकि राजनीतिक दल इनको पूरे देश के हित की बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक दोष ऐसा है जिसको हमें दूर करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र का भी बहुत अभाव पाया जाता है। कई बार हम देखते हैं कई राजनीतिक दलों में एक ही व्यक्ति या फिर उसके परिवार के लोग का ही उस पर नियंत्रण होता है। पार्टी के अंदर चुनाव मात्र एक दिखावा रह जाता है और उस व्यक्ति या उसके परिवार के लोगों का ही उस पार्टी पर पूरा एकाधिकार हो जाता है। तो ऐसे में जनता की इच्छा वहाँ पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, यह एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो धन और बल का बहुत दुरुपयोग करते हैं। अगर आप भारत की सभी राजनीतिक दलों का गहन अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि सभी पार्टियों के अंदर बाहुबली और बड़े ही करप्ट लोग आपको मिल जाएंगे। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्हें पैसे के दुरुपयोग में जेल की सजा काट रहे हैं या फिर बाहुबल के कारण उनके ऊपर बहुत गंभीर अपराध है और वो जेल में पड़े हैं। समस्या तो तब और बढ़ जाती है जब राजनीतिक दल जेल के अंदर पड़े हुए लोगों को, अपने संगठन के लोगों को चुनाव लड़वाते हैं। और मजे की बात ये होती है कि वो चुनाव जीत भी जाते हैं, क्योंकि उनका डर जनता के अंदर होता है। ऐसे में हम जनता को सर्वोपरि पावर, पूरा संप्रभु पावर कैसे बनाए, यह राजनीतिक दलों को इसके बारे में सोचना चाहिए। और दल बदल ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब किसी राजनीतिक व्यक्ति के हितों को, उसके परिवार के हितों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पार्टी के अंदर वो पूरा होता हुआ नहीं देखते हैं तो वो अपनी राजनीतिक दलों को चेंज कर देते हैं। कई बार तो भारत में यह देखा गया है कि सत्ता दल अपनी सरकार को खो देता है, उसकी सरकार गिर जाती है। आप कई राज्य सरकारों का अध्ययन करें, देश के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि कई बार सत्ता दल को अपनी सत्ता इस दल बदल के कारण गंवानी पड़ी है। तो ऐसे में जनता ने जिन्हें मैंडेट दिया है, उन्हें वोट दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। लेकिन राजनीतिक दल के लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण जनता के आदेशों की अवहेलना कर देते हैं और दल बदल लेते हैं। ये जनता के अंदर फूट डाल देते हैं और जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर जनता को आपस में लड़वा देते हैं। इससे जनता आपस में लड़ जाती है और अंग्रेजों का बनाया हुआ नियम फूट डालो शासन करो, ये आज भी फॉलो कर रहे हैं। अगर हम निष्कर्ष जब हम बात करते हैं तो गुण और दोष सबके होना लाजमी है। उन दोष जो हमारे अंदर दोष है, लोकतंत्र में इन्हें सुधारा जा सकता है और हमारा लोकतंत्र इसको सुधारने की दिशा में कार्यरत भी है। लेकिन
इसके गुण इतने ज़्यादा हैं कि इसके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता की इच्छा चुनावों के माध्यम से लोगों को पता चलती है और चुनाव बिना राजनीतिक दलों के संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।